केंद्रीय नेताओं से मुलाकात न होने के कारण मणिपुर में सरकार गठन टलने की संभावना। मणिपुर की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए एनपीपी प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा इम्फाल पहुंचे। मणिपुर कांग्रेस ने इमा मार्केट में यूथ कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में पुलिस रोकथाम की कड़ी निंदा की। मणिपुर विश्वविद्यालय में 74 लाख रुपए का फर्नीचर घोटाला उजागर, ईडी की कार्रवाई ने गहराई तक फैले भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल में 71 वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन 2025 का शुभारंभ किया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस के देव वर्मन बने मणिपुर लोक आयुक्त के गैर न्यायिक सदस्य। केसीपी पीडब्ल्यूजीएमसी यूनिफिकेशन द्वारा जेनिम्स में नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति में अनियमितता और भाई भतीजावाद का आरोप। मणिपुर में 12 से 14 अक्टूबर तक सब नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन अभियान आयोजित होगा। डॉक्टर आर.के. लेनिन ने मणिपुर में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर चिंता जताई, बेहतर सुविधाओं और जागरूकता की मांग की। सीजफायर और होस्टेज डील के बाद इजरायल और गाजा में खुशी, शांति की दिशा में बड़ा कदम। हंगेरियन लेखक लेस्लो क्रास्नाहोर्काई को मिला 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। मैं हूं नाबम थादोई चनू। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नई सरकार के गठन के लिए दिल्ली में कैंप कर रहे बीजेपी विधायक अब तक पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। सूत्रों के अनुसार इस समय 26 बीजेपी विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, जबकि 2 अन्य विधायक भी राजधानी पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार विधायक आज बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे। वे 2 बीजेपी विधायक जो आज दिल्ली पहुंचे हैं वे हैं डॉक्टर वाई राधेश्याम यांगलम केंद्र के और टीएच राधेश्याम हैरोक केंद्र के। दोनों ने आज दोपहर 1:45 बजे इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E2417 से इम्फाल से प्रस्थान किया। इम्फाल हवाई अड्डे से रवाना होने से पहले डॉक्टर वाई राधेश्याम ने बताया कि वे व्यक्तिगत कार्य के लिए दिल्ली जा रहे हैं और यह यात्रा पार्टी के कार्यों से संबंधित नहीं है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पहुंचने के बाद वे वहां कैंप कर रहे बीजेपी विधायक समूह से जुड़ सकते हैं और राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बीच रिपोर्टों के अनुसार 26 बीजेपी विधायक ने नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज समित पत्र से मुलाकात की है और अब उनकी अगली मुलाकात बीएल संतोष से होने की संभावना है। ताजा जानकारी के अनुसार आज दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली में कैंप कर रहे सभी बीजेपी विधायक एक बार फिर बैठक के लिए इकट्ठा हुआ। बताया जा रहा है कि यह टीम पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए प्रयासरत है। मणिपुर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बीच मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड के संगमा आज दोपहर इम्फाल पहुंचे। सूत्रों के अनुसार एनपीपी नेता विभिन्न मितई और नागा सीएसओ प्रतिनिधियों के साथ साथ आईडीपी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन से मुलाकात करेंगे और मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। कल वे इम्फाल में स्थित राजभवन में मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे एनपीपी विधायक और अन्य पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक
करेंगे ताकि पार्टी की भूमिका और आगे की रणनीति पर विचार किया जा सके। शाम को इंफाल क्लासिक होटल में आयोजित एक प्रेस मीट के बाद वे कांगपोपी जाकर वहां के स्थानीय CSO प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। अपनी मुलाकातें पूरी करने के बाद वे दीमापुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगे। मणिपुर कांग्रेस ने पुलिस कर्मियों की कथित अत्यधिक कार्रवाई की कड़ी निंदा की, जिन्होंने इमा मार्केट इंफाल में उनके यूथ कांग्रेस टीम को वोट चोर गद्दी छोड़ राष्ट्रीय हस्ताक्षर अभियान के दौरान रोकने का प्रयास किया। फेसबुक पोस्ट में पार्टी ने कहा कि यह अभियान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया, जिसमें घर घर और दुकान दुकान जाकर लोगों तक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज पहुंचाई गई। इसे पुलिस की कार्रवाई अन्यायपूर्ण और गैर लोकतांत्रिक बताया गया। पोस्ट में यह भी कहा गया कि युवा आवाजों को डराकर दबाना मणिपुर में बीजेपी सरकार के डर और असफलता को उजागर करता है। कांग्रेस ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे लोकतांत्रिक अधिकारियों का सम्मान करें और शांतिपूर्ण विपक्षी गतिविधियों को दबाने के लिए पुलिस शक्ति का दुरुपयोग बंद करें। मणिपुर विश्वविद्यालय में एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया है, जहां कर्मचारियों और एक ठेकेदार पर 74 लाख की हेराफेरी का आरोप लगा है, जो फर्नीचर की खरीद के लिए निर्धारित थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लगभग 71 लाख की संपत्तियां जब्त की है, जिससे एक बार फिर यह उजागर हुआ है कि सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक फैला हुआ रोग बन चुका है। ईडीस इंफाल सब रीजनल ऑफिस के अनुसार जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत शुरू की गई, जो CVI इंफाल एंटी करप्शन ब्रांच ACB द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित है। जांच में खुलासा हुआ कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कंट्रैक्टर L रामेश्वर मीतई, जो अब कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से विधायक हैं, उनके साथ मिलकर धन की हेराफेरी की और जिसके बदले में कोई फर्नीचर कभी सप्लाई ही नहीं किया गया। आरोपियों में वरिष्ठ अधिकारी बसंत सिंह, के जीवन कुमार, N तिजेंद्र सिंह और पूर्व कुलपति HNK शर्मा शामिल हैं। कोनसम ओंगबी सत्यवती और रामेश्वर मीतई की कंपनी MS लोरेम्बम इंटरप्राइजेस की संपत्तियां जब्त की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से दावा किया कि फर्नीचर विश्वविद्यालय के रिक्रिएशन हॉल में आग लगने से नष्ट हो गया। ईडी ने इस मामले को आर्थिक हेराफेरी और पद के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण बताया है, यह दर्शाते हुए कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो सार्वजनिक संस्थानों की ईमानदारी और जनता के विश्वास को लगातार खा रही है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा, जंगलों का संरक्षण और नदियों, पहाड़ों जैसी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह बात उन्होंने सिटी कन्वेंशन सेंटर इंफाल में आयोजित 71वां वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन 2025 के ग्रांड फिनाले में कही। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राज्य के सभी जिलों में मनाया गया, जिसमें जागरूकता और संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन का उद्घाटन भी किया, जिसमें मणिपुर की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों और उनके
पर आधारित वीडियो को रिमोट तरीके से लॉन्च किया, विशेष रूप से पेंगोलिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन मणिपुर, जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संयुक्त पहल है, के बारे में वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। इसी अवसर पर राज्यपाल ने आधिकारिक रूप से मणिपुर बियर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने फ्लाइट फर और फैंक्स एनकाउंटर्स विद द वाइल्डरनेस ऑफ मणिपुर फॉरेस्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नेसाक इसरो के सहयोग से विकसित फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नामक वेब एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। राज्यपाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण में अधिकारियों और एनजीओस के समर्पित योगदान की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मणिपुर के जंगलों, वन्य जीवों, नदियों, पहाड़ों और जैव विविधता की रक्षा केवल सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि हर व्यक्ति की साझा नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखने और राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, विभिन्न एनजीओस के प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थानों के छात्र भी उपस्थित थे। How the elephant, a simple second prize winner from the सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ किशोर देव वर्मन, जो मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे, उनको अब मणिपुर लोक आयुक्त के नॉन जुडिशियल मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया, जहां मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। इस गरिमामय समारोह में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, डीजीपी राजीव सिंह और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एसके देव वर्मन, जो मूल रूप से त्रिपुरा के निवासी हैं, उन्होंने 1988 में मणिपुर काडर के अंतर्गत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस में प्रवेश किया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे वर्क्स, पावर, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में सेवा दी। उन्होंने तिपाईमुख और तामई के एसडीओ तथा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तथा माइनॉरिटी अफेयर्स में भी अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2023 में उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया और तत्पश्चात 18 मार्च 2024 को मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला। प्रतिबंधित कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी केसीपी पीडब्ल्यूजी-एमसी यूनिफिकेशन ने जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान जेनिम्स इम्फाल में नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति और सेवा विस्तार से बड़े पैमाने पर अनियमितता, भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। लमयानबा खुमन के पर्यवेक्षण में जनसंपर्क अधिकारी चिंखई गानबा द्वारा जारी एक बयान में संगठन ने कहा कि जेनिम्स प्रशासन नर्सिंग कर्मियों की शिकायतों, विशेष रूप से पदोन्नति और सेवा विस्तार से संबंधित मुद्दों को हल करने में विफल रहा है। बयान के अनुसार जेनिम्स में कई सहायक नर्सिंग अधीक्षक एक साथ वेतन और पेंशन दोनों प्राप्त कर रहे हैं,
संगठन ने सेवानिवृत्ति के बाद कुछ कर्मचारियों को बार बार सेवा विस्तार देने के औचित्य पर सवाल उठाया है और इसे गंभीर प्रशासनिक चूक बताया है। केसीपी ने कहा कि जहां नर्सिंग अधीक्षक और उप नर्सिंग अधीक्षक जैसे प्रमुख पद लंबे समय से रिक्त हैं, वही संस्थान नर्सिंग स्टाफ को अनुपातहीन रूप से पदोन्नत कर रहा है। संगठन ने जेनिम्स की तुलना इंफाल स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स से करते हुए बताया कि रिम्स में 9 सहायक नर्सिंग अधीक्षक है, जबकि जेनिम्स में 36 है। इसी तरह रिम्स में 1164 बिस्तरों के लिए 116 नर्सिंग सिस्टर है, जबकि जेनिम्स में 751 बिस्तरों के लिए 164 नर्सिंग सिस्टर हैं, जो पहले 78 थी और बाद में 86 की वृद्धि हुई। संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह के गड़बड़ियों के कारण ड्यूटी आवंटन में अव्यवस्था, कार्यक्षमता में गिरावट और रोगी देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संगठन के अनुसार जेनिम्स प्रशासन ने पक्षपात और भाई भतीजावाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिससे संस्थान में अनुशासन और पारदर्शिता प्रभावित हुई है। बयान के अंत में केसीपी पीडब्ल्यूजी-एमसी यूनिफिकेशन ने जेनिम्स प्रशासन को चेतावनी दी कि वह तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए और कहा कि संगठन इस मुद्दे की निगरानी जारी रखेगा ताकि जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। बारह से 14 अक्टूबर तक मणिपुर में सब नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन डे कैंपेन आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। यह जानकारी डॉक्टर एन बिनो, डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विस ने दी। उन्होंने सभी माता पिता और अभिभावकों से अपील की कि हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स अवश्य दिलाएं, क्योंकि टीकाकरण की इस बीमारी से बचाव और मणिपुर को पोलियो मुक्त बनाए रखने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। डायरेक्टोरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टर बिनो ने बताया कि भारत में 2011 से अब तक कोई भी पोलियो केस दर्ज नहीं हुआ है, जब आखिरी मामला कोलकाता में पाया गया था। हालांकि हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में पोलियो के नए मामले सामने आए हैं। इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए लगातार सतर्क रहना बेहद आवश्यक है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन और इंटेंसिफाइड पोलियो इम्यूनाइजेशन जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे देश में चलाए गए हैं। आने वाला यह सब नेशनल कैंपेन उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मणिपुर के सभी जिलों को इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी और सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर विनो ने बताया कि यह अभियान राज्य के सभी जिलों में व्यापक रूप से चलाया जाएगा। 12 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर पोलियो की खुराक देने के लिए इम्यूनाइजेशन बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद के दिनों में टीकाकरण टीमें डोर टू डोर विजिट्स करेंगी, ताकि पहले दिन टीकाकरण में वंचित रह गए बच्चों तक पहुंचा जा सके और 100% कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। राज्य का लक्ष्य 3,16,671 बच्चों का टीकाकरण करना है, जिसके लिए 3,167 बूथ स्थापित किए गए हैं। इस अभियान के लिए कुल 633 सुपरवाइजर्स और 15,833 वैक्सीनेटर्स को नियुक्त किया गया है, उन्होंने जानकारी दी। सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन चंगांगई उचेकोन में आयोजित वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर दिए गए एक भाषण में डॉक्टर आर के लेनिन, पूर्व हेड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट रिम्स ने कहा कि जहां वैश्विक स्तर पर यह माना जाता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हर
8 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वहीं मणिपुर में हालिया संकट के बाद यह दर कहीं अधिक है। हर 5 में से एक व्यक्ति प्रभावित है। मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफिस एंड इमरजेंसीज विषय पर बोलते हुए डॉक्टर लेनिन ने बताया कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के अनुसार मणिपुर में हर 100 में से 15 से 20 लोग मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित हैं और अस्पताल जाकर जांच कराते हैं, जिसका अर्थ है कि बहुत से लोग अब भी उचित उपचार नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को अक्सर सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर लेनिन ने जोर देकर कहा कि यदि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर इलाज न किए जाए तो यह आत्महानि या आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों तक पहुंच सकती है। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और शुरुआती हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मणिपुर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर बेहद सीमित है। लगभग 35 लाख की आबादी के लिए केवल 35 साइकेट्रिस्ट उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों की कमी विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकांश लोगों के लिए अप्राप्य और महंगी बना देती है। हालांकि डॉक्टर लेनिन ने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद शुरू किए गए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेंटल हेल्थ सर्विस ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया है। इस परियोजना को स्टेट बजट में शामिल किए जाने से मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रणाली और मजबूत हुई है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों से अपील की कि वे हेल्पलाइन नंबर 14416 पर कॉल करें, जहां प्रशिक्षित पेशेवर उनकी सहायता करेंगे और निकटतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद करेंगे। इजरायल और गाजा में इस गुरुवार को खुशी और राहत का माहौल देखने को मिला जब सीज़फायर और होस्टेज डील की घोषणा की गई। यह समझौता यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल के पहले चरण के तहत हुआ है, जिसका उद्देश्य गाजा में चल रहे विनाशकारी युद्ध को समाप्त करना है। शार्म एल शेख में हुए इस समझौते के तहत लड़ाई रोकने, इजरायली फोर्सेस के आंशिक वापसी और हमास द्वारा पकड़े गए बंधकों की रिहाई के बदले पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़े जाने का प्रावधान है। समझौते के 24 घंटे के भीतर इजरायली ट्रूप्स की वापसी शुरू होने की उम्मीद है और बचे हुए 20 इजरायली होस्टेज को रविवार या सोमवार तक रिहा किया जा सकता है। गाजा और तेल अवीव दोनों जगहों पर लोगों ने जश्न मनाया। एक गाजा रेसिडेंट ने कहा, खून खराबों के अंत और सीज़फायर के लिए खुदा का शुक्र है। सड़कों पर लोगों ने राहत और खुशी का इजहार किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस समझौते को अ ग्रेट डे फॉर द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड, इजरायल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बताते हुए इसे शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम कहा। इजिप्ट, कतर, तुर्की और फ्रांस सहित विश्व नेताओं ने इस समझौते का स्वागत किया और गाजा रिकंस्ट्रक्शन और पीस कीपिंग पर चर्चा की। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी तनाव और हमले जारी हैं। यह सीज़फायर पिछले 2 वर्षों में पहला बड़ा कदम है जिसने मिडल ईस्ट में स्थायी शांति की उम्मीदें फिर से जगा दी है। Agreed on Wednesday to the first phase of U.S. President Donald Trump's plan for Gaza, sparking celebrations by Palestinians in the coastal. विश्व साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हंगेरियन राइटर लाज़लो क्रास्नाहोर्काई को 2025 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है।
71 वर्षीय इस उपन्यासकार और पटकथा लेखक को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने उनके कंपेलिंग और विजनरी वेवर डेट इन द मिड्स ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट के लिए सम्मानित किया। ग्विला दक्षिण पूर्वी हंगेरी के एक छोटे शहर में जन्मे क्रास्नहोर्काई नोबेल प्राइज इन लिटरेचर पाने वाले केवल दूसरे हंगेरियन लेखक हैं। उनका लेखन साम्यवादी शासन के दौर के अनुभवों और वेस्ट बर्लिन में 1987 में स्थानांतरण के बाद की यात्राओं से गहराई से प्रभावित है, जो अराजकता और व्यवस्था के बीच के संघर्ष को उजागर करता है। लंबे वाक्य और कम पैराग्राफ ब्रेक्स के लिए प्रसिद्ध उन्होंने अपनी लेखन शैली को रियलिटी एग्जामिन टू द पॉइंट ऑफ मैडनेस कहा है। उनके अंग्रेजी अनुवादक और कवि जॉर्ज जिर्स ने उन्हें एक हिप्नोटिक राइटर बताया, जिनकी रचनाएं पाठकों के मन में गूंजती रहती हैं। $1.2 मिलियन की राशि वाले इस सम्मान के साथ क्रास्नहोर्काई अब टोनी मॉरिसन, एर्नेस्ट हेमिंग्वे और काजुआ इसुगुरा जैसे महान लेखकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। पिछले वर्ष यह पुरस्कार साउथ कोरियन ऑथर हन कांग को उनके इंटेंस पोएटिक प्रोस कन्फ्रंटिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमास के लिए दिया गया था। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात न होने के कारण मणिपुर में सरकार गठन टलने की संभावना। मणिपुर की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए एनपीपी प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाथ के संगमा इम्फाल पहुंचे। मणिपुर कांग्रेस ने इम्मा मार्केट में यूथ कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में पुलिस रोकथाम की कड़ी निंदा की। मणिपुर विश्वविद्यालय में 74 लाख रुपए का फर्नीचर घोटाला उजागर, ईडी की कार्रवाई ने गहराई तक फैले भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल में 71वीं वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन 2025 का शुभारंभ किया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस.के. देव बर्मन बने मणिपुर लोक आयुक्त के गैर न्यायिक सदस्य। केसीपी पीडब्ल्यूजी-एमसी यूनिफिकेशन द्वारा जेनिम्स में नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति में अनियमितता और भाई भतीजावाद का आरोप। मणिपुर में 12 से 14 अक्टूबर तक सब नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन अभियान आयोजित होगा। डॉक्टर आर.के. लेनिन ने मणिपुर में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर चिंता जताई, बेहतर सुविधाओं और जागरूकता की मांग की। सीजफायर और होस्टेज डील के बाद इजरायल और गाजा में खुशी, शांति की दिशा में बड़ा कदम। हंगेरियन लेखक लास्लो क्रास्नहोर्काई को मिला 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आज के लिए इतना ही। मणिपुर में हिंदी समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।